नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए भाजपा, ईवीएम से आखिर इतना प्यार क्यों? संजय राउत ने चुनाव से पहले छेड़ दी बड़ी बहस। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता की कमाई मोदी सरकार ने बैंकों से लुटाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दी भाजपा की पोल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और कानूनी व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रही है मोदी सरकार। आखिरकार मोदी जी इस पर बोलते क्यों नहीं? इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में भाजपा को लगा बड़ा झटका, मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस का पकड़ लिया हाथ, जिससे इंडिया गठबंधन बिहार में और हो गया मजबूत। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने बदल दिया यूपी का गेम प्लान। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी और कभी भी हो सकता है इसका ऐलान, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। जी हाँ दोस्तों, अब की बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों, अभी इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए भाजपा, ईवीएम से प्यार क्यों? कहकर संजय राउत ने चुनाव से पहले छेड़ दी बहस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारी के बीच ईवीएम को लेकर के सवाल उठा दिया है। उन्होंने भाजपा पर सवाल साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा, ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते हैं, इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है और बैलेट पेपर में हमको पता रहता है कि हमने किसको वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन भाजपा हमारी बात नहीं सुनती है। संजय राउत ने आगे कहा कि कई बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और भाजपा एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत तो दिखाए। भाजपा को ईवीएम से आखिरकार इतना प्यार क्यों है? उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से क्या कोई घोटाला करना चाहती है। दरअसल विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर हमला बोलते रहे हैं और घेरते रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया बड़ा खेला और साफ साफ बोल दिया है कि आखिरकार भाजपा को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, ईवीएम से ही वो चुनाव कराना क्यों चाहती है, आखिरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्यों नहीं चाहती है। कई बड़े देश ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत देश से आगे हैं, लेकिन वहां पर अभी भी जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है। तो आखिरकार मोदी सरकार में ऐसा क्या है जो वो ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना नहीं चाहता है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से होना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी विपक्षी दलों के साथ जुड़े हुए हैं, संजय राउत के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता की कमाई मोदी सरकार ने बैंकों से लुटाई। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बैंकों के जरिए जनता की कमाई को लुटा है और बैंकिंग प्रणाली को नोटबंदी जैसे कदम उठाकर ध्वस्त कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की गारंटी जन धन की लूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आप बैंकों की बात कर रहे थे। नोटबंदी से बैंकिंग प्रणाली को धराशायी करने में आपकी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार ने महारत पाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति जन विरोधी रही है और सिर्फ जनता की कमाई को उसने बैंकों के माध्यम से लूटा है। मोदी सरकार को अन्नदाताओं का फिक्र नहीं है, जबकि उद्योगपति का ऋण माफ कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए बोल दिया है कि अन्नदाता यानी कि किसानों की फिक्र मोदी सरकार को नहीं है। मोदी सरकार किसानों का ऋण माफ नहीं करती है, जबकि उद्योगपति का ऋण आराम से माफ कर देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जनता की जेब में 35,000 करोड़ रुपए लूटे हैं। गौरतलब है कि 2012 में यूपीए कांग्रेस के दौरान मासिक औसत बैलेंस पर चार्ज खत्म कर दिया गया था, जिससे 2016 में मोदी सरकार फिर से वसूल लेगी। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने खुद का पैसा
एटीएम बैंक से निकलवाए और जमा कराने पर टैक्स लगा दिया। तो दोस्तों यहां पर कर दिया है, बड़ी खबर आ रही है सामने में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को साफ साफ घेरते हुए बोल दिया है कि खाता सबके खुलवा दिए और यहां पर जनता को मिनिमम बैलेंस ना रखने के नाम पर यहां पर चार्ज काटे जाते हैं। एटीएम पैसे निकालने पे चार्ज काटे जाते हैं। जनता के खुद के पैसे जो हैं अगर जनता निकलवाने जाती है तो उसके नाम पर भी चार्ज काटा जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बैंक के नाम पर मोदी सरकार जनता से सिर्फ पैसा कटवा रही है और उद्योगपति को दे रही है? हाँ या ना कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर हमला का उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहले मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, खराब संचार और कानून व्यवस्था की स्थिति का समाधान करने में विफल रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो हाल के वर्षों में भयंकर बेरोजगारी, अभूतपूर्व पलायन, ध्वस्त होता अवसंरचना और कानूनी व्यवस्था के बिगड़ते हालात के कारण त्रस्तता से गुजर रही है। उन्होंने कहा, हमने उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर 3 सवाल पर अपनी बात रखेंगे। उनकी सरकार राज्य में कोई सार्थक सुधार करने में विफल क्यों है? रमेश ने उत्तराखंड में पलायन की समस्या का उल्लेख करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी और पलायन का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा, वर्ष 2021 में एक आरटीआई आवेदन से पता चला कि पिछले 10 वर्षों में 5 लाख लोग राज्य से बाहर चले गए हैं और पलायन करने वाले संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन को रोकने के लिए, गंभीर बेरोजगारी संकट के समाधान के लिए या कम से कम लगातार हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए आखिरकार क्या कर रही है? रमेश ने अंकित भंडारी हत्याकांड का हवाला देते हुए कहा कि घटना के 18 महीने बाद भी आखिरकार उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों यहां पर उत्तराखंड में बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार और कांग्रेस का भाजपा पर हमला का उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और कानूनी व्यवस्था के मोर्चे पर आखिर क्यों विफल रही है मोदी सरकार? दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बिहार में भाजपा को लगा बड़ा झटका, मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 यहाँ पर सर पे खड़ा है और यहाँ पर हो गया बड़ा बवाल और भाजपा को लग चुका है बड़ा झटका। बिहार में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और भाजपा के पूर्व मंत्री जय नारायण निषाद के पुत्र और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। भाजपा के एक और सांसद ने कांग्रेस में आने की चर्चा की है। सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान की पार्टी ने से नाराज चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वह भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हो गया बड़ा खेला और अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं। 2014-2019 में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और 2019 में विकासशील इंसान पार्टी के जिन राजभूषण निषाद को 4 लाख के अंतर से हराया था। भाजपा ने इस बार उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके साथ छल हुआ है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दे रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में लगा भाजपा को बड़ा झटका और बिहार में भाजपा को जब बड़ा झटका लगा क्योंकि मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने भाजपा से दे दिया इस्तीफा और कांग्रेस का पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इंडिया गठबंधन तेजी के साथ मजबूत हो रहा है और भाजपा का साथ छोड़कर कई सांसद जो है वो कांग्रेस का हाथ पकड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? इंडिया
इंडिया वर्सेस एनडीए, कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बदल दिया यूपी का गेम प्लान, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, इस दिन हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा की उड़ गई है नींद, जैसा ही कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बजा गया है, सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ने लगा है, यहां भाजपा ने पहले चरण के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस ने भी यूपी की कई सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। इसी बीच खबर है कि कांग्रेस रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के यहां पर उच्च स्तरीय संगठन में कई इस बात पर चर्चा हो चुकी है। पार्टी 15 अप्रैल के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर रायबरेली जो कांग्रेस की सीट कही जाती है, यहां पर प्रियंका गांधी का नाम कभी भी ऐलान किया जा सकता है। और रायबरेली से गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहां से गांधी परिवार को कई सदस्य लोकसभा चुनाव पहुंचे हैं। इस सीट पर इंदिरा गांधी 2 बार जीतकर सांसद बनी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस सीट से 4 बार जीतकर सांसद पहुंची हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो एकमात्र सीट हासिल की थी वह रायबरेली ही थी। तो दोस्तों, यहां पर रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस की पारिवारिक सीट मानी जाती है और यहां पर कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता जो है वो जीतकर जा चुके हैं लोकसभा में। और यहां पर आप प्रियंका गांधी को यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बार स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पार्टी ने हाल ही में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद से ही उनकी सबकी नजर इस सीट पर टिकी थी कि इससे बाद रायबरेली से आखिरकार मैदान में उतरेगा कौन, और यहां पर प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर रायबरेली की सीट पर हो गया बड़ा खेला, भाजपा देखती रह गई और प्रियंका गांधी यहां से लग सकती है लोकसभा चुनाव। और प्रियंका गांधी अगर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनका जीतना तय है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के गांव में भाजपा के खिलाफ दिखा भयंकर आक्रोश। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड की गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा ने अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है। बलूनी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। गढ़वाल से प्रत्याशी बनने के बाद अनिल बलूनी इस दिनों डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव गए, जो यमकेश्वर विधानसभा में पड़ता है। मैं प्रचार कर रहे थे और उसके साथ यमकेश्वर विधानसभा रेणु बिष्ट भी मौजूद थी। प्रचार के दौरान भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने उनका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में अभी भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। बीमारी में मरीज को खाट के जरिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मजबूर रहते हैं, जबकि इसकी शिकायत विधायक से भी कर चुके हैं। महिलाओं ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट मांगने आ रहे प्रत्याशी को कोई गारंटी यहां पर ग्रामीण वोट नहीं देगा। तो दोस्तों, यहां पर सीएम के गांव में, सीएम योगी के गांव में, भाजपा के गांव में जो है भाजपा प्रत्याशी के विरोध में खुद भाजपा की कार्यकर्ता खड़ी हो गई है और साफ साफ बोल दिया है कि यहां तक अभी तक सड़क नहीं बनी। अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उनको खटिया पर लेटा करके हॉस्पिटल पहुंचाने तक हमें मजबूर होना पड़ता है। और इसका जो है कई बार शिकायत विधायकों को किया जा चुका है, लेकिन भाजपा के विधायक जो हैं इस पर काम करते नहीं हैं। सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट लेकर जीत कर यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद इस गांव को देखने के लिए कोई भी नहीं आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया बड़ा खेल और सीएम योगी के गांव में भाजपा के खिलाफ दिख गया भयंकर आक्रोश। और जो भयंकर आक्रोश दिखा रहे थे वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। वीवीपैट मिलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ईसीआई से जवाब। जयराम बोले, चुनाव से
पहले हो मामले पर निर्णय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मतगणना में वीवीपैट की पर्चियों के मिलान से संबंधित एक याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया है और आयोग से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने कदम को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्वागत योग्य कदम करार दिया है। हालांकि उन्होंने यह मांग की है कि इस मामले पर अगर चुनाव से पहले फैसला आए तो ज्यादा बेहतर होगा। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के मामले में अपने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा कि वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। हमारी मांग थी कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ने और चुनावी प्रक्रिया वित्रता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट पर्ची को 100% मिलान किया जाए। इस संबंध में यह नोटिस पहला और काफी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सार्थकता के लिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मामले पर निर्णय किया जाना चाहिए। दरअसल विपक्षी दल लगातार वीवीपैट पर्चियों की गिनतियों की मांग करते रहे हैं। वीवीपैट वह पर्ची होती है जिससे कोई मतदाता ईवीएम का बटन दबाने के बाद यह पुष्टि कर पाता है कि उसे जिस दल को वोट दिया है वोट उसी दल को मिला है या नहीं। कांग्रेस खास तौर पर पिछले कुछ समय से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग करता रहा है। ईवीएम के मुद्दे के मध्य प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तूल पकड़ा था, जब पोस्ट बैलेट की गणना में कांग्रेस 199 सीटों पर भाजपा से आगे थी, लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल हो गई थी। तो दोस्तों, यहां पर आ रही है बड़ी खबर और वीवीपैट मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ईसीआई से मांग लिया है जवाब और इलेक्शन कमीशन को साफ साफ बोल दिया कि जल्द से जल्द जवाब दे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राष्ट्र सुरक्षा के मामलों पर फोकस करे केंद्र एजेंसियां, सीबीआई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नसीहत। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सीबीआई के स्थापना दिवस पर केंद्र एजेंसियों को बड़ी नसीहत दे डाली है। सीजीआई ने कहा कि चूंकि केंद्र एजेंसियों को कम फहमी फैली हुई है, इसलिए उनके देश विरोध में हो रहे आर्थिक अपराध या राष्ट्र सुरक्षा के मामले की जांच पर ही फोकस करना चाहिए। सीबीआई रैगिंग डे पर दिल्ली के भारत मंडपम में हुए 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे टेक्नोलॉजी ने अपराध के इलाकों को बदल दिया है। जांच एजेंसी अब एक जटिल चुनौती का सामना कर रही है, जहां पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियों के रूप में भी अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। यह सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। सीजीआई ने कहा कि लेकिन सीबीआई का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एजेंसी को ऐसा मामलों पर फोकस करने की जरूरत है जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबंधित हो और हर मामला सीबीआई को हैंडओवर कर देना असूचित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और साफ साफ राष्ट्र सुरक्षा के मामलों पर फोकस करे केंद्र एजेंसियां, सीबीआई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की साफ साफ नसीहत है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का गंभीर आरोप, सरकार बन रही दबाव, भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। भाजपा बोली भगवा पार्टी रही है भ्रष्टाचारियों से दूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को दावा किया कि उन पर अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, भाजपा ने मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया है और अगर मैं भाजपा में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा, लोकसभा चुनाव पहले आने वाले 2 महीने में वह 4 और भाजपा नेता सौरभ भारद्वाज आतिशी
दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी यहां पर गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इस दावे पर भी अगर वह भाजपा में शामिल नहीं हुई तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली के लोग इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि चोरों का पर्दाफाश हो गया है। उनके सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आतिशी ने साफ साफ दावा कर दिया है कि भाजपा हमें खरीदने की कोशिश कर रही है। और आतिशी ने आगे दावा किया कि कल ईडी ने एक बयान के आधार पर सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम कोर्ट में लिया, जो 1.5 साल में ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है। यह बयान ईडी की चार्जशीट में है, यह बयान भी चार्जशीट में है। तो इस बयान को उछालने की वजह क्या थी? इस वजह को उछालने की वजह यह थी कि अब भाजपा को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सेंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अभी भी एकजुट है और मजबूत है। अब वह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की अगली पंक्ति को जेल में डालने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और आतिशी ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा हमें खरीदने की कोशिश कर रही है और साफ साफ कह रही है कि भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो हो सकती है जेल। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।